हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज नीट फिजिक्स 2024 की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन में ये डे नंबर 2 है, जहां पर हम अगेन 13 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि 52 मार्क्स के रहते हैं। और जिस तरीके से मैंने प्रॉमिस किया था कि डे जो आपका 1 था, जहां पर हमने लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में से न्यूमेरिकल एंड कंसेप्चुअल बेस के जो क्वेश्चन थे डिफरेंट टाइप के हमने कर लिए थे। और जिस तरीके से मैंने प्रॉमिस किया था कि हम यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रिपरेशन कुछ स्मार्ट तरीके से करने वाले हैं कि यहाँ पर हर एक चैप्टर के बेसिस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो, कंसेप्चुअल बेस्ड हो, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो, हम सभी के सभी क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से एक अलग अलग वीडियो फॉर्मेट में डे वाइज हम इनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये डे नंबर 2 में आज हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हैं, लॉज ऑफ मोशन के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन की। यानी ग्राफ बेस्ड अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आप उनको किस तरीके से डील करोगे, वो सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का, वो हम सारा इसी वीडियो में यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर नया है तो मेक श्योर कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इसको मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ताकि कम टाइम में एक अच्छी प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है वो उन स्टूडेंट्स को पता लग सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या बोला गया है। देखो यहाँ पर एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। जिस तरीके से बेटा क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट बोली गई है उसकी आप डायग्राम बनाते चलो और जो ग्राफ आपको दिया गया है उसको समझते चलो कि एक्चुअल में वहां पर आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज आप निकाल सकते हो। तो लिफ्ट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो पहले आप सबसे पहले क्या करो, एक लिफ्ट को ड्रॉ करो। तो ये तो बेटा लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये टेंशन आपकी ऊपर की तरफ लगेगी। अब ये टेंशन जो है किसकी है, रोप की है, जो कि इस पूरी लिफ्ट को क्या कर रही है, खींच रही है। अब इस लिफ्ट में क्या है, पैसेंजर है। ठीक है, अब इस लिफ्ट का जो मास है विद द पैसेंजर वो आपको दिया गया है, तो ये भी लिखते चलो 1500 किलोग्राम का यहाँ पे क्या है, मास है, टोटल मास है लिफ्ट और पैसेंजर का। लिफ्ट कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब बस यही तक ये लाइन खत्म होगी। आपको नेक्स्ट क्या बोला गया है, जो वेरिएशन है स्पीड की, किसकी, लिफ्ट की, वो आपको इस तरीके से बोलेगी कि एक तरफ यहाँ पे क्या है बेटा, ये स्पीड है और एक तरफ बेटा आपके पास टाइम है। टाइम 0 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। आपको निकालने की है टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट। इट मीन जो टेंशन इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ खींच रही है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स खींच रही होती है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो टेंशन और नीचे बेटा यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में बना लो mg। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि टेंशन मैं कैसे निकाल सकती हूँ, तो टेंशन मैं बहुत इजीली निकाल सकती हूँ। t जो कि किस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, t टेंशन जो कि ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है ना, तो ये वाली फोर्स बेटा ज्यादा होगी। तो ऊपर की तरफ t, फ्री बॉडी डायग्राम हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, आपको भी पता है। और नीचे कौन सी फोर्स बैलेंस हो रही है, mg। अब ये m क्या है, पूरे सिस्टम का मास है जो कि लिफ्ट एंड पैसेंजर का है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन के लिए फॉर्मूला तो मुझे इतना पता लग गया कि ये कितना आएगा, दैट इज योर g प्लस a। मास की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी मुझे पता है। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। अब मुझे एक्सेलरेशन जो है इस ग्राफ में से किस तरीके से देखने को मिलेगा, देखते चलो। यहाँ से लेके 0 सेकंड से लेके यहाँ तक आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर आपकी लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो बेटा क्या हो रही है, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। 2 सेकंड से लेके जब आपका टाइम जो है बेटा कितना है, 10 सेकंड है, तो यहाँ पे आपकी लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंड जब आपके पास 10 सेकंड से लेके 12 सेकंड का टाइम आया, तो लिफ्ट की यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बेटा डिक्रीज होने लगी, सिर्फ कांस्टेंट रेट के साथ, क्योंकि लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो मुझे यहाँ से क्या पता लगा कि टाइम जो 10 सेकंड से लेके 12 सेकंड तक आया, तो लिफ्ट की जो वेलोसिटी थी वो डिक्रीज हुई कांस्टेंट रेट के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालना चाहूँ तो यहाँ पे 11th सेकंड का टाइम यहाँ पे बोला गया है। 11 सेकंड बेटा यहाँ पर जैसे कहीं पे बनता है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से। अब आप खुद देखो, यहाँ पर पार्टिकल की जो लिफ्ट की जो वेलोसिटी है, तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी बेटा यहाँ पे पहुंची, ठीक है, और यहाँ तो बेटा कांस्टेंट ही रही। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर भी बोलना चाहूँ तो यहाँ पे u, अगर अलग अलग सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे v हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक भी बोलना चाहूँ तो यहाँ पर इसकी u वेलोसिटी होगी और यहाँ पर आके फिर से क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। अगर हम सेगमेंट वाइज अगर बात करते हैं और आप भी जानते हैं इस बात को, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये जो वेलोसिटी है आपकी या स्पीड जो है वो क्या है, तरीके की डिक्रीज कर रही कांस्टेंट रेट के साथ, तो जो कि वैल्यू कितनी है 3.6। तो एक्सेलरेशन बेटा हम सभी जानते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय बेटा क्या, t।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर दूंगी, फॉर्मूले को पुट कर दूंगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब फाइनल वेलोसिटी लिफ्ट कहाँ आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी बेटा क्या होगी, यहाँ पे क्या वैल्यू है, 0, यहाँ पे 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जितनी वेलोसिटी बेटा यहाँ पे कांस्टेंट रेट के साथ हो रही है डिक्रीज। इट मींस यहाँ पर जो वैल्यू 11 सेकंड के ऊपर आएगी वही वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज कितनी है ये 3.6 मीटर पर सेकंड। 3.6 मीटर पर सेकंड को डिवाइड करने के टाइम का गैप बेटा कितना है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे का जो कांस्टेंट टाइम है दैट इज योर 10 और यहाँ पे 12 है, तो 12 माइनस 10 दैट इज योर 2। तो इट मींस मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिला, माइनस 1.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो इस वैल्यू को, दैट इज टेंशन विच इज इक्विवेलेंट टू मास कितना है 1500। जी की वैल्यू कितनी पुट करूंगी मैं 9.8, क्योंकि यहाँ पे 1.8 है तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना जो है वो आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे 1500 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, 8 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा कंप्लीटली 12,000 न्यूटन की टेंशन। इट मींस ये जो टेंशन है रोप कितनी टेंशन के साथ जो है लिफ्ट को पुल कर रही है, दैट इज योर 12,000 न्यूटन, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर दूसरे मेथड से निकालना चाहो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक्सेलरेशन जो है बेटा कैसे निकलेगा, माइनस बाई ओवर एक्स, क्योंकि आपकी जो ये स्लोप है बेटा क्या हो रही है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस बाई क्या है बेटा, हाइट कितनी है 3.6 डिवाइडेड बाय एक्स क्या है 12 माइनस 12 दैट इज योर 2। अगेन आपके पास कितना बनेगा ये 1 माइनस 1.8 मीटर पर सेकंड ही आपको देखने को मिला, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़ा ही इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द 4 अरेंजमेंट्स इन द फिगर करेक्टली शो द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन किस तरीके से करते हैं, वेक्टर्स के बारे में जितनी भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक नीट के बच्चे को पता होनी चाहिए। वेक्टर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मैंने इस चैनल की प्लेलिस्ट में बनाई है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो पूरे का पूरा मटेरियल जो है वो प्लस कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब के ऊपर ऐसी वीडियो में जो कंटेंट है वो नहीं आपको पढ़ाया जाता है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब वेक्टर्स को ऐड किस तरीके से करते हैं, एक फोर्स बेटा आपके पास ये F1 है, ये फर्स्ट वेक्टर है, दूसरी फोर्स बेटा आप कहीं पर भी मान लो इस तरीके से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे, इन दोनों वेक्टर्स को हम कैसे ऐड करेंगे, थ्रू रिजल्टेंट। देखिए अभी रिजल्टेंट क्या है आपके पास, तीसरी फोर्स बन जाएगी, इस तरीके से आप क्या करो ऐड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके से एरो कभी भी नहीं आता है, हमने पढ़ा है, और क्यों नहीं दिया जाता है ये भी आपको मैंने बताया था। इस तरीके से भी एरो जो है वो बिल्कुल नहीं आता है, और वेक्टर्स को हम इस तरीके से भी ऐड नहीं करते हैं। तो प्रॉपर जो मेथड है वो कहाँ पे, यहाँ पे हम दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वेक्टर्स जो है किसी भी फॉर्म में दिए गए, यहाँ पे फोर्सेस की फॉर्म में दिए गए थे, एंड वेक्टर्स को हम कुछ इस तरीके से ही ऐड करते हैं। ठीक है, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ब्लॉक बी को प्लेस किया गया है ए के ऊपर, जो मास है किसका, ब्लॉक बी का, ये भी बोला गया है कि वो क्या है, लेस देन है मास ऑफ द ब्लॉक ए के, ये कंडीशन आपको बोली है। तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ब्लॉक्स। हम सभी जानते हैं कि जब दो बॉडीज जो है दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, फ्रिक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, चाहे वो बिल्कुल कम क्वांटिटी का ही फ्रिक्शन क्यों ना हो, ये हम सभी जानते हैं। वेयर एज द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक ए, इट मीन्स ये जो इसके ऊपर रखा गया है, अब ये जो सरफेस है ये क्या बताया गया है, प्रॉपर स्मूथ बताया गया है। अब एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है फोर्स लगाई जा रही है, लेकिन किसके ऊपर, बॉक्स बी के ऊपर लगाई जा रही है। और ये भी बोला गया है कि इस फोर्स जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बिगिंस टू एक्ट ऑन द बी, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हमने टाइम के साथ इंक्रीज करवाते जाना है। बिगिंस जो कि एक्ट हो किसके ऊपर, आपके बी के ऊपर। इट मींस बोलने का मतलब क्या है कि पहले फोर्स को आप क्या रख लो, 2 न्यूटन रख लो, टाइम के साथ इसको क्या करते चलो, इंक्रीज करते चलो, 8 न्यूटन 10 न्यूटन। ठीक है, बोला कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या करना है, इसको इंक्रीज ही तो करना है, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये समझो कि एक्सेलरेशन जो ए में प्रोड्यूस होगा एंड एक्सेलरेशन जो ब्लॉक बी में प्रोड्यूस होगा, वो हमें बताना है कि टाइम के गेट्स हम कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन तो बेटा आप ये समझो, सबसे पहली कंडीशन कि पहली कंडीशन क्या होती है, फ्रिक्शन की बात हुई है, यहाँ पे ब्लॉक बी को ए के ऊपर रखा गया है। अगर मैं अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन है किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, अगर इसके ऊपर जो हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं वो बहुत ही कम की है, मैंने मान लिया कि 1 न्यूटन की फोर्स है, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आपका ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है, यानी बी और ए
ब्लॉक जो कोई सिस्टम है, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। इट मीन जो एक्सेलरेशन ए में प्रोड्यूस होगा वही एक्सेलरेशन बी में प्रोड्यूस होगा, कॉमन ही तो है। एंड एक्सेलरेशन कैसे दिया जाता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब मास किसका, ब्लॉक ए का, एंड मास किसका, ब्लॉक बी का। ये तो कंडीशन हुई। अब हम फोर्स को क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज भी तो कर रहे हैं टाइम के साथ, तो ये एक्सेलरेशन सेम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या बन जाती है, जब मैंने फोर्स को क्या किया, इंक्रीज किया टाइम के साथ, ठीक है, तो क्या हुआ कि व्हेन फोर्स जो है अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेस विद द टाइम, तो ये क्या होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बेटा ज्यादा ही तो होती जाएगी। अप्लाइड फोर्स को हमने क्या करना है, 1 न्यूटन नहीं रखना। अब मैंने रख दिया कि मैं 50 न्यूटन की फोर्स की बात कर रही हूँ, तो ये तो क्लियर है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ये ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब क्या निकला कि आपके पास जो लिमिटिंग फ्रिक्शन किस किस के बीच में आ रहा है, फोर्स सॉरी ब्लॉक ए एंड बी के बीच में। तो ब्लॉक बी जो है अब थोड़ा सा क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। अब थोड़ा सा खिसक के बेटा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा, इसकी पोजीशन यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट होगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट पोजीशन हो गई, इट मींस इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो गया। तो एक्सेलरेशन बेटा वो कैसे दिया जाएगा, ए बी विच इज इक्विवेलेंट टू अप्लाइड फोर्स। ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो आपके पास अप्लाइड ही रहेगी। लेकिन जो आपकी एक और फोर्स भी बनी, किसकी वजह से, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बना, क्योंकि काइनेटिक का मतलब क्या होता है, काइनेटिक मोशन का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन का। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन। अब ये ब्लॉक यहाँ से पहुंचकर यहाँ हो चुका है, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में इसको कोई फोर्स लगी, और वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे कि फोर्स किसकी वजह से लगी है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से लगी है, जिसको मैंने एफ के मान लिया। तो इसको माइनस एफ के डिवाइडेड बाय क्या, मास सिर्फ और सिर्फ इसका, ब्लॉक बी का। अब मैं यहाँ पे थर्ड केस की भी बात करती हूँ कि यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो है किसका, ब्लॉक जो है बी जो है यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पे पहुंच चुका, यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है, जो कि कॉज करेगा कि ब्लॉक ए भी थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पे एक्सीलेट होगा, थोड़ा सा ही एक्सीलेट होगा, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ये एक्सीलेट हुआ किसकी वजह से, जो यहाँ पे क्या देखने को मिला, काइनेटिक फ्रिक्शन हमें देखने को मिला ब्लॉक बी की वजह से, जो हमें कहाँ से देखने को मिला, फर्दर, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को क्या किया है, इंक्रीज किया है। तो एक्सेलरेशन जो ए में प्रोड्यूस होगा वो किसकी वजह से आया, अप्लाइड फोर्स की वजह से आया, बिल्कुल भी नहीं। वो किसके अटैचमेंट में है, ब्लॉक बी की अटैचमेंट में है। जो काइनेटिक फ्रिक्शन, थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी भी हमें स्लाइड चेंज देखने को मिलेगा, वो किसकी वजह से देखने को मिलेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वजह से देखने को मिलेगा। और वो फोर्स जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की एफ के डिवाइडेड बाय मास ऑफ किसका ए। अब आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर आप दोनों कंडीशन में बता सकते हो कि एक्सेलरेशन जो बी का है वो ए से क्या है, ज्यादा ही है। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट फोर्स जो है इंक्रीज होती जाएगी, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन बहुत कम क्वांटिटी का होगा। थोड़ा सा मूव करेगा, फिर थोड़ा सा, फिर तो क्या हो जाएगी, ये तो ड्रॉप ही हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ तक पहुंचा, फिर यहाँ तक पहुंच, पहले यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ तक, ठीक है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये भी क्या है, बहुत कम रहेगा। तो इट मींस यहाँ पर आपके पास ग्राफ के ऊपर आ जाओ। अब ग्राफ जो है हम किस तरीके से यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखो, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ तो गया, उसके बाद कॉमन एक्सेलरेशन के बाद एक्सेलरेशन बी का जो है वो क्या हुआ, थोड़ा सा सेम ही रहा। ये देखो, ये सेम था पहले, इट मींस ये वाला सेम, ये वाला सेम रहा, फिर उसके बाद भी बी का सेम रह रहा है, और यहाँ पे तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि पहले दोनों बॉडीज जो थी, दोनों ब्लॉक जो थे सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे, उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसमें बी का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और ए का कम होगा। तो ये तो सेम के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका देखो, ये कॉमन एक्सेलरेशन के साथ गए और बी का एक्सेलरेशन भी ज्यादा हो गया एंड ए का भी ज्यादा हो गया, तो ये भी आपका जो है यहाँ पे क्या है, गलत है। उसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन पर है कि कॉमन एक्सेलरेशन के साथ ये कि ए एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल है किसके, बी एक्सेलरेशन, ये तो सेम है। और फिर एक पॉइंट आया जहां पर आपने क्या किया, फोर्स को इंक्रीज किया विद द हेल्प ऑफ टाइम, तो आपका जो एक्सेलरेशन था किसका, बी का, वो एकदम से इंक्रीज हुआ, तो ये तो बिल्कुल सही है। एंड उसके बाद आपका जो एक्सेलरेशन है किसका, ए का, वो क्या रहा, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से, हाँ, तो ये तो बिल्कुल सही बैठता है आपके पास। तो ये आपके पास क्या है, बिल्कुल एक सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। बहुत से बच्चे जो हैं इसको ये वाला मान के चलेंगे, यहाँ पे बेटा ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी उसी सेम मोमेंटम के साथ क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये सेम के साथ नहीं हो रहा है, ये हमेशा कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं
इन द फिगर गिवन बिलो द पोजीशन टाइम ग्राफ आपको बोला गया, इससे पोजीशन है और इससे बेटा क्या है, टाइम है। पार्टिकल मास भी दिया गया है, इम्पल्स बोला गया है। इम्पल्स हम बेटा किस तरीके से निकालते हैं, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, m इंटू डेल्टा वी। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, यहाँ पे आपका टाइम 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, इम्पल्स निकालना है। तो अगर मैं ये बोलूँ मास और यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब वेलोसिटी बेटा आपको इम्पल्स क्या बोला गया है, 2 सेकंड के ऊपर निकालना है, मतलब यहाँ पे निकालना है, इस 2 सेकंड की बात हो रही है। तो देख लो जरा, यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे तो बेटा कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो मुझे क्या पता लगा कि मास जो है बेटा कितना था, मैं वैल्यू को ही पुट कर रही हूँ 0.1, एंड फाइनल जो था वो आपके पास कितना बना बेटा, 0 ही बन रहा है, ठीक है। एंड आपके पास इनिशियल कितना आया है, 4 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना बनेगा आपके पास 2, तो आपके पास कितना आया, ये -0.2। उसके बाद यूनिट्स लिख लो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, फोर्स इनटू टाइम कर्व ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग लीनियर मोशन as shown in the figure, the momentum acquired by the particle in the time interval, कहाँ से कहाँ बेटा, 0 से लेके 8 सेकंड है। 0 यहाँ पे है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या बताना है, मोमेंटम बताना है। तो मोमेंटम तो हम सभी जानते हैं, ग्राफ किस किस के बीच में है, फोर्स इनटू टाइम के बीच में। तो फोर्स इनटू टाइम जो कर्व रहता है आपके पास, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एरिया, ठीक है, जो कि किसको शो करता है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। ये तो हम सभी जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं कि लीनियर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो पता नहीं क्या होगा। ग्राफ को देखो, मोमेंटम कहाँ से कहाँ बोला गया है आपको, 0 से लेके 8 सेकेंड। इट मीन 0 से लेके 2 सेकेंड तक जाओ जरा, यहाँ पे -2 है और यहाँ पर भी देखो -2 है, मतलब ये वाला पोर्शन नेगेटिव है और यहाँ पे -2 आया। और 6 से लेके 8 तक करोगे तब भी यहाँ पे जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। और यहाँ से 2 से लेके 6 तक कितने का आ रहा है, 4। इट मीन प्लस के 4 देखने को मिले मुझे, ग्राफ से ही आपका क्वेश्चन मिल जाता है। एंड नेगेटिव के यहाँ पे कितने हैं, -4। अपर जो पोर्शन है वो बेटा क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव शो कर रहा है। लोअर जो आपके पास कर्व है वो क्या शो कर रहे हैं, नेगेटिव शो कर रहे हैं। तो -4 एंड +4 बेटा क्या बन गया, 0 बन गया। तो क्या क्या मुझे यहाँ पे कोई मोमेंटम की वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर डायग्राम से ही क्या कर लिया मैंने, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, डी, ठीक है। आप इसको फॉर्मूले से लगा के भी देख लो, आपका सेम यही आएगा। आपने क्यों यहाँ पे कर्व इतना टाइम वेस्ट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ लगाओगे इस कर्व में, फिर यहाँ से तीनों को प्लस करोगे तब भी आपका आंसर जो है 0 आएगा। लेकिन आपने यहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, ठीक है। देखते चलो, अपर हाफ माइनस लोअर हाफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल गोइंग along the x axis as a function of time। ये बेटा आपके पास पोजीशन है और ये बेटा आपके पास क्या है, टाइम है, यहाँ पे 0। द फोर्स हमने निकालनी है कि फोर्स किस तरीके से दी जाती है। अब फोर्स जो है हम सभी जानते हैं, मास इनटू एक्सलेशन, या मैं इसको बोल लूँ मास dv/dt, कोई गलत बात नहीं होगी। अब यहाँ पे कर्व देखो, यहाँ पर a से b तक जब आप जा रहे हो तो ये कर्व आपको कैसे देखने को मिल रहा है, कांस्टेंट। यहाँ से कर्व आपको कैसे देखने को मिल रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। ये कांस्टेंट लिखती हूँ, ये डिक्रीज पे, यहाँ से डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। इट मीन्स यहाँ पे क्या है, कोई एक वेरिएशन देखने को मिली, डिक्रीज इस तरीके से हुआ एंड फिर क्या होने लगा, ये इंक्रीज होने का। यहाँ पे भी क्या है, कर्व आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद फिर क्या हुआ, इंक्रीज इस तरीके से। तो आपको यहाँ से क्या पता लगा कि ए बी और जो सी डी कर्व है आपके पास, ये क्या है, स्लोप ऑफ द ग्राफ है, जो कि आपको क्या शो कर रहे हैं, कांस्टेंट शो कर रहे हैं। ग्राफ किस किस के बीच में है, एक्स एंड टी के बीच में है। जब वेलोसिटी ही आपके पास क्या होगी, एक्स एंड टी ग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वेलोसिटी। एक्स एंड टी ग्राफ यानी पोजीशन टाइम ग्राफ आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट हमें कौन कौन से इसमें देखने को मिल रही है, एक ए बी में और एक हमें सी डी में देखने को मिल रही है। ये कांस्टेंट रेट से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रही है। अब आपको बोला क्या गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। कौन से रीजन में जो पार्टिकल की फोर्स है वो 0 हो जाएगी। तो जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv/dt को क्या कर लो आप, डिफरेंशिएट करो, तो वहां पे आपके पास फोर्स क्या आ जाएगी बेटा, ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। तो वो आपके पास रीजन कौन कौन से हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये भी सही हो जाएगा एंड सी भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर डी ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ए बी एंड
सी डी। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर आप ऑप्शन ए भी मान के चलते तब भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा, एंड सी ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है वो थोड़े से गलत बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक बॉडी है 2 किलोग्राम की, हैज एन इनिशियल स्पीड आपको बोला गया है। ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर रही है इसके ऊपर फॉर सम टाइम के लिए। तो हमें पता है कि जब फोर्स एक्ट करती है थोड़े से टाइम के लिए, तो बेटा वो क्या प्रोवाइड करती है, इंपल्स प्रोवाइड करती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। द फोर्स टाइम ग्राफ है यानी एफ टी ग्राफ, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगा, एरिया प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो कि हमें क्या देगा, चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू देगा। ठीक है, इसी को हम चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स की वैल्यू को शो करते हैं। तो फाइनल स्पीड जो है वो क्या होगी। अब देखो यहाँ पे स्पीड पूछी गई है, ध्यान से देखते चलना। इंपल्स क्या होता है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इंपल्स क्या है बेटा, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ध्यान से समझते चलना। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं भी करने आते हैं तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन से क्या हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि कोई कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से हमसे पूछा जाएगा और हमने कैसे उसको आंसर करना है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या है, एम v2 माइनस v1, यही मतलब होता है ना फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने इसको v2 माइनस ये मान लिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये जीरो, ये फोर्स है और इस तरह बेटा क्या है, टाइम है। अब ये क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल बना, ये रेक्टेंगल बना, ये क्या बना, एक तरीके का ट्रापेजियम बना, और फिर यहाँ पे क्या बना, रेक्टेंगल बना। तो मेरे पास इंपल्स कैसे आएगा, पहले तो मुझे चेंज इन मोमेंटम निकालना पड़ेगा, तभी तो मैं इस फाइनल वेलोसिटी के बारे में क्या कर सकूंगी, बता सकूंगी कि v2 जो है वेलोसिटी कितनी आई। तो पहले तो मुझे इंपल्स निकालना पड़ेगा, जो कि फोर्स इनटू टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे क्या पता लगेगा, यहाँ पर ये एरिया है, इससे पता है। तो पहले मैं एरिया निकाल लेती हूँ यहाँ पे। तो एरिया कितना है, पहले ट्राइंगल है यानी हाफ, बेस कितना है 2 है, हाइट कितनी है बेटा 4 है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया फिर से 2 इंटू 4, प्लस ट्रेपेजियम का कितना, हाफ इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4, हाइट प्लस क्या होता है बेटा यहाँ पर पैरेलल साइड। ठीक है, तो हाफ और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 2.5, पैरेलल साइड्स यही तो है ना, ये पैरेलल साइड्स, एक ये पैरेलल है, ठीक है, और एक ये वाली। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से ये इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, और आपके पास हाइट कितनी है यहाँ से लेके ट्रापेजियम की, दैट इज योर 0.4। ठीक है, प्लस क्या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना 2 इंटू 2.5। अब यहाँ पे सॉल्व करते चलो, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट। ठीक है, यहाँ पर ये देखो कितना आया 4 प्लस 8 प्लस इसको जरा प्लस कर लो जरा, कितना आएगा ये, दैट इज योर 6.2 बनेगा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो 0.2 के साथ 1.625। ठीक है, और प्लस कितना बनेगा 2.5 को 2 के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 5 आएगा। तो इसको जरा प्लस करके देखो कितना बना ये, दैट इज योर 18.625। ये तो मेरे पास आया, इम्पल्स आ गया। अब ये देखो ये इम्पल्स है यानी जे, तो जे मेरे पास आया ये क्वांटिटी। इट मीन्स मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को पुट भी करके देखूं, तो दूसरे पेन के साथ मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। तो देखो m v2 माइनस m v1 इज इक्विवेलेंट टू 18.625। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, v2 चाहिए। ठीक है, v2 की जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, दैट इज योर 18.625। अब कॉमन मास है डिवाइडेड बाय, मुझे क्या करना पड़ेगा, m कॉमन ही है। ठीक है, कॉमन मास यहाँ पे 2 किलोग्राम है, प्लस दूसरी तरफ जाएंगे तो आपके पास v1, क्या v1 वेलोसिटी मुझे दी गई है, ऑफ कोर्स दी गई है। तो यहाँ पर मास के साथ इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 के साथ इसको डिवाइड कर लो और प्लस इसमें क्या ऐड कर दो, 5 ऐड कर दो। तो यहाँ पर देखो जरा इसको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, 18.2 को अगर मैं इसको क्या करती हूँ तो 9.312 आएगा, प्लस मुझे यहाँ पे 5 करने हैं। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास कितनी नजर आ रही है, 14.312। ठीक है, अब 14.312 के अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है बेटा ये देखने को मिल रही है। तो यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको हर एक मैथड पता होना चाहिए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिपिक्ट्स द स्प्रिंग कांस्टेंट K
वर्सेस लेंथ। अब आप ध्यान से समझो, स्प्रिंग कांस्टेंट की बात होती है तो फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किसकी होती है, डिस्प्लेसमेंट के। तो F किसके इक्वल आता है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा दो, K इंटू एक्स। तो K अगर मुझे निकालना हो, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, किसके इक्वल आता है, F डिवाइडेड बाय बेटा क्या, x। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि K वर्सेस लेंथ। अब यहाँ पर देखो, ये x जो है, यहाँ पर क्या बोल दिया, इसको L बोल दिया, ठीक है। तो इट मीन्स K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, L के। और जब कोई भी क्वांटिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तो वहां पर हमें किस टाइप का, अब K क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और L क्या है, यहाँ पे लेंथ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट है। तो ग्राफ हमें K एंड L के बीच में किस तरीके से देखने को मिलेगा, हाइपरबोला, ठीक है, हाइपरबोला। अब हाइपरबोला बेटा कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो कि धीरे धीरे सडनली इस तरीके से क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। आप K की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ से भी पता निकाल सकते हो, अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी तो ये क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये इस तरीके से K की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है ऐसे, तो आपकी K की वैल्यू जो है नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी u के साथ, making an elastic one dimensional collision with the stationary particle of mass m, they are in the contact for a very short टाइम t। अब देखो यहाँ पर अगर ये टाइम है तो यहाँ पे ये 0 है, और यहाँ पे टाइम, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे टाइम कितना होगा, t/2। और यहाँ पर फोर्स बेटा क्या बन जाएगी, दैट इज एफ नॉट, जो कि यहाँ पर बोला गया है। देयर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीजेस 0 से, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो है 0 से लेके बेटा कहाँ तक इंक्रीज हो रही है, एफ नॉट तक, यानी यहाँ तक। इन द लीनियर टाइम, ये भी हमने ग्राफ से पता लगा लिया कि यहाँ जब फोर्स जो है इंक्रीज होगी एफ नॉट तक, तो आपके पास टाइम कितना रहेगा, t/2। एंड डिक्रीजेस लीनियर, फिर से ये क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगी कहाँ तक, 0 तक, अगेन इन द फर्दर t2 टाइम। तो t यहाँ पे भी t/2 है, यहाँ पे भी t/2 है, कंप्लीट कितना बन गया, यहाँ पे t बन गया। अब हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, एफ नॉट का बताना है। तो बिल्कुल सही और बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन की। अब हम सभी जानते हैं कि जब हम इलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन की हम बात करते हैं, तब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखना भी चाहूँ तो ये की पॉइंट का, प्लस कोर्सेज में जब हम क्या करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, जब रिवीजन टाइम चला होता है, तो हम सारे के सारे पॉइंट्स को एक कंप्लीट लेक्चर की फॉर्म में प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। तो इलास्टिक वन डायमेंशनल बेटा क्या, कोलिजन जब कभी भी होता है तो वहां पर आपको क्या चीज देखने को मिलती है, कि जो पार्टिकल है या कोई भी बॉडी है, पार्टिकल जो है वो क्या करता है, रीबाउंड्स करता है सेम स्पीड के साथ, जो भी आपने स्पीड प्रोवाइड की हो, रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड। कितनी स्पीड दी थी आपने, वेलोसिटी कितनी दी थी, u, ठीक है, लेकिन क्या, इन अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने देखा भी होगा कि जब हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते हैं तो वो 2mu आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर बात बेटा किसकी हो रही होती है, इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन की। तो यहाँ पर आप खुद देख लो जरा, चेंज इन मोमेंटम जो है हम कैसे देंगे, चेंज इन मोमेंटम हम कैसे देते हैं, हमने बोला कि mu, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो ये है। अब पार्टिकल रिबाउंड करेगा तो चेंज इन मोमेंटम यानी माइनस ही तो करने पड़ेगा, लेकिन मैंने बोला कि पार्टिकल रिबाउंड करेगा विद द सेम स्पीड के साथ इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बेटा क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसको क्या किया मैंने, प्लस कर दिया, 2mu बन गया। अब यहाँ पे इम्पल्स की बात हो रही थी, ठीक है, इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम क्या शो करता है आपको, इम्पल्स ही तो शो करता है, ठीक है। अब इम्पल्स जो है हम फॉर्मूले से कैसे देते हैं, एफ इंटू डेल्टा टी, यानी लार्ज अमाउंट की फोर्स शॉर्ट टाइम में, ठीक है। ये क्या है आपके पास, चेंज इन मोमेंटम की इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ से क्या पता लग रहा है कि एफ डेल्टा टी किसके इक्वल आ रहा है, ये 2mu के इक्वल मैं रख सकती हूँ, 2mu के। तो मुझे निकालना था मैग्नीट्यूड किसका, एफ नॉट का। तो एफ नॉट यानी ये वाली फोर्स जो है, जो कि मैक्सिमम t/2 टाइम पे हुई, तो इसको मैं एफ नॉट लिख लेती हूँ। एंड 2mu डिवाइडेड बाय टाइम बेटा कितना था, यहाँ पे जब आपकी फोर्स एफ नॉट थी तो टाइम यहाँ पे कितना था, t/2। तो ये जो टाइम था डेल्टा टी जो नीचे आ रहा था, ये क्या बन गया आपके पास, t/2 बन गया, ठीक है। डेल्टा टी जो है वो कितना, सॉरी, पूरी जो फोर्स थी, ठीक है, मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंप्लीट टी बन जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपके पास ये क्या बन गया,
2mu डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, ये t बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन बेटा यहाँ पे चेक भी कर लो, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही 1 मिनट में क्वेश्चन निकलने वाला है। ये पार्टिकल बेटा क्या है, मास जिसका m है, इनिशियली बेटा रेस्ट के ऊपर बोला गया है, इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स, फोर्स जो है वेरी कर रही है, तो ये बेटा आपके पास फोर्स है एंड फोर्स इनटू टाइम कर्व बेटा आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एरिया, जिसकी बेटा क्या है आपके पास, ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एरिया। एरिया बेटा क्या है, ये सर्कल है, नहीं हाफ सर्कल है, जिसको मैं हम क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कल बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट में निकालो जरा इसको, सेमी सर्कल पूरे एरिया का जो एरिया होता है कितना होता है पूरे सर्कल का, पाई आर। सेमी सर्कल का जो एरिया है बेटा किसके इक्वल आएगा, दैट इज पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2, हाफ है इसीलिए। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम की बात यहाँ पे हम करेंगे, फोर्स इनटू टाइम ग्राफ जो है बेटा हमें क्या प्रोवाइड करता है, चेंज इन मोमेंटम ही प्रोवाइड करता है, हम पढ़ते आ रहे हैं और उसको बार बार हम समझेंगे भी नहीं। एम यू चेंज इन मोमेंटम विच इज इक्विवेलेंट टू क्या, एरिया। एरिया बेटा कितना, किसका है, ये सेमी सर्कल का है, पाई आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेटा क्या 2। अब देखो यहां से लेके यहां तक पाई तो एज इट इज रहा, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास यहां से लेके यहां तक रेडियस r1, ये f0 यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसको अगर मैं r1 और r2 भी लिखना चाहूं तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो f जो है f0 इस तरीके से एंड इनटू टाइम, टाइम यहां से लेकर अगर यहाँ तक का टाइम जो है बेटा कितना है t है, तो यहाँ पर इसका टाइम क्या बन जाएगा, t/2 बन जाएगा। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे पाई f0 t/2 और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो मेरे पास ये क्या बना, दैट इज पाई f0 t बाय क्या बेटा 4। यहाँ पे क्या है mu है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला mu विच इज इक्विवेलेंट टू क्या 4 पाई f0 t/4। तो निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ कर्व जो है सेमी सर्कल है, मुझे क्या यहाँ पे निकालने को बोला गया है, सिर्फ और सिर्फ u। u किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो u किसके इक्वल आएगा, 4 सॉरी पाई 4 f0 सॉरी u विच इज इक्विवेलेंट टू पाई f0 t/4 और मास जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप खुद देखो जरा आपके पास कौन सी कंडीशन यहाँ पे नजर आ रही है, मुझे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ से क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आपकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपका जो सारा का सारा काम है इस डायग्राम ने ही कर दिया है। ठीक है, ये डायग्राम ही आपका सारा का सारा काम कर दे रही है। ठीक है, आपके पास देखो अगर आप इसको नहीं भी निकालोगे तब भी, अगर आप सेमी सर्कल ये भी नहीं निकालो तो आपको पता है पाई तो सेमी सर्कल के साथ आएगा ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे r1 इंटू r2, तो आपके पास इस तरीके से ये आपका आंसर जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या बोला गया, एक बॉडी जिसका मास जो है 3 kg है, एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स व्हिच वेरीज एज शोन, ये सब कुछ मोमेंटम निकालना है बेटा, फिर से मोमेंटम निकालना है। कहाँ से कहाँ बेटा, यहाँ से 0 सेकेंड है यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो बेटा देखो जरा यहाँ तक क्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्या है ट्राइंगल है, यहाँ पे बेटा क्या है रेक्टेंगल है। मोमेंटम कैसे निकालना है, एक ट्राइंगल का एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू बेटा क्या हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया बेटा ये फिर से यहाँ पे 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ एक ये वाला और ये पूरा वाला, इसको मत लिखो जरा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, फिर से इसको बना देती हूँ मैं, ये कंप्लीट, तो ये ट्राइंगल हुआ रेक्टेंगल हुआ। 6 माइनस 2 कितना हुआ ना, ये 4 इंटू बेटा क्या अगेन 10, तो 2 के साथ 2, 10 प्लस 40 विच इज इक्वल टू डायरेक्ट आ गया ये 50 न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, द वेरिएशन ऑफ द मोमेंटम विद टाइम। अब ये मोमेंटम है p, ठीक है, p जो है मोमेंटम है, विद टाइम ये टाइम है, ये 0 है, of one of the body in the two body collision is shown in the figure. The instantaneous force is maximum corresponding to the point. Instantaneous फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है और मोमेंटम यहाँ पर दिया गया है, तो हम सभी जानते हैं फोर्स विच इज इक्विवेलेंट टू क्या dp/dt। ठीक है, अब देखो फोर्स जो है क्या बोली गई है, मैक्सिमम। अब देखो इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या बतानी है हमें, फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब स्लोप मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पर देखो जरा, इसको मैं अगर शॉर्ट थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाती हूँ, ये एक पॉइंट है,
ठीक है। तो यहाँ पे बेटा स्लोप आप खुद देखो, ये इतनी सी स्लोप है, तो यहाँ पे कोई स्लोप आपको नजर आ रही है, ये और ये क्या कि कितनी सी स्लोप है, बहुत छोटी सी स्लोप है। ये वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ये ऐसे है और ये बेटा स्लोप ऐसे है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर आ जाओ, ये और ये यानी स्लोप जो है थोड़ी इंक्रीज हुई। फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच गए तो स्लोप बेटा क्या होगी, इतनी सी आगे। तो यहाँ पर देखो जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होगी वहां पर आपके पास इंस्टेंटेनियस फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वो पॉइंट बेटा कौन सा नजर आ रहा है ग्राफ से, हमें देखने को मिल गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फिगर 1, 2, 3 and 4 depicts variation of force with time. The impulse is highest in case of the, मतलब impulse हमें हाई बताना है। अरे इतने अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो है बेटा, बड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो इम्पल्स जो है हाईएस्ट बताना है। ये रेक्टेंगल का एरिया है, ये बेटा क्या है, ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है और ये भी बेटा ट्राइंगल है। एरिया निकालते चलो। अब यहाँ पे एरिया कितना है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, यहां से लेके आपके पास बेस इंटू हाइट, तो 0.2 निकालते चलो, और यहाँ पे कितना है, ये 1 है, तो ये कितना है 0.25 आएगा। सबका निकाल कर ट्राइंगल यानी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस 2 इंटू 0.3, 0 के साथ 2 के साथ 2 कट हो गया, 0.3 आ गया। ठीक है, ये भी ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है। पॉइंट पॉइंट मत देखो, ठीक है, 1 और ये कितना है 1/2, कितना है 0.5। देखो ये जो है यहाँ पे कम था, फिर इंक्रीज हुआ और यहाँ पे बेटा ज्यादा है। ठीक है, हाईएस्ट ही बताना है हमें, तो हम हाईएस्ट मतलब और ज्यादा भी आ सकता है। चेक कर लेते हैं कि आता है या नहीं आता है। ये भी एक तरीके का ट्राइंगल ही है, तो ट्राइंगल का एरिया बेटा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 1 और हाइट भी कितनी है यहाँ पे 1, तो ये बेटा सेम आ गया 1/2, कितना है 0.5। तो हाईएस्ट बेटा दो केसेस में नजर आ रहा है 0.5, 0.5, जो कि आपके पास कौन सी है, फिगर 3 एंड 4, जो कि बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब ये थे आपके क्वेश्चन जो कि पूरे तरीके से बेस्ड थे, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। डे नंबर 3 वीडियो में हम लेकर आएंगे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इस चैप्टर में से हर एक जो भी सब टॉपिक हैं सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई बच्चा जो है बिल्कुल शुरू से शुरुआत करना चाहता है एंड क्वेश्चंस को कुछ इस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहता है कि उसकी प्रिपरेशन तो अच्छे तरीके से हो, साथ ही साथ अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर उसने थ्योरी में उसको समझ नहीं भी आए हैं तो वो इन क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।